हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। 1935 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम, ये दो अधिनियम, इससे रिलेटेड छोटे वाले क्वेश्चन हैं। तो जीके की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया वीडियो है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मोंटेग्यू घोषणा। भारत मंत्री मोंटेग्यू के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर 20 अगस्त 1917 को की गई घोषणा को मोंटेग्यू घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा संभव है। अगला क्वेश्चन है भारत में संसदीय शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो भारत में संसदीय शासन की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हुई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दोस्तों, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है ये 1919 के अधिनियम का दूसरा नाम है। ठीक है। तो ब्रिटिश संसद में पारित भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड और भारत मंत्री मोंटेग्यू थे। अतः इस एक्ट को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधियात्मक शासन का वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा की गई थी, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 की कुछ 4 विशेषताएं बताइए। विशेषता या लक्षण। पहला है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ, केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है 1919 के एक्ट द्वारा स्थापित केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के नाम बताइए। तो केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। अगला क्वेश्चन है नरेश मंडल, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज। तो नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में की गई थी, जिसमें 121 देशी रियासतों के सदस्य थे। नरेश मंडल का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था। अगला क्वेश्चन है गृह शासन का आशय क्या है? तो भारत मंत्री, भारत सचिव और इंडियन काउंसिल को ब्रिटिश शासन काल में गृह सरकार कहा जाता था या गृह शासन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है द्वैत शासन से आप क्या समझते हैं? तो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों, रक्षित विषय या सुरक्षित विषय या संरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषयों में विभाजित कर रक्षित विषयों का शासन गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद के अधीन और हस्तांतरित विषयों का शासन लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन किया गया। तो प्रांतों में लागू इस दोहरी शासन व्यवस्था को ही द्वैत शासन व्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द्वैत शासन की योजना के 4 प्रमुख अंतर्निहित दोष बताइए। पहला है सिद्धांततः दोषपूर्ण होना, विषयों का अव्यवहारिक विभाजन, यहाँ पर अव्यवहारिक आएगा दोस्तों। फिर है गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ, फिर है मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखिए द्वैत शासन को असफल करने वाली बाहरी परिस्थितियां स्पष्ट कीजिए। तो द्वैत शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में होना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का असहयोग, नौकरशाही द्वारा सहयोग न करना और प्रांतों के पास धन का अभाव होना। अगला क्वेश्चन है द्वैत शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो द्वैत शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में हुआ, इसका अभिप्राय यह है कि जिस समय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी उस समय देश का राजनीतिक वातावरण ठीक नहीं था। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन आदि की वजह से भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटेन के प्रति संदेह, अविश्वास और कटुता उत्पन्न हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए द्वैत शासन के जन्म की ऐसी 2 स्थितियां बताइए जिन्होंने इसकी असफलता में योग दिया। तो पहला है ब्रिटिश सरकार द्वारा कठोर दमनात्मक कानून रोलेट एक्ट पारित करना, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है 1919 का अधिनियम एक संक्रमणकालीन उपाय था, स्पष्ट कीजिए। तो 1919 का अधिनियम एक संक्रमणकालीन उपाय था क्योंकि इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाएगा, शाही आयोग, जो इस अधिनियम के तहत लागू किए गए सुधारों का मूल्यांकन कर ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन है द्वैत शासन का महत्व बताइए। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रदान किया गया, महिलाओं को भी पहली बार इसके तहत मताधिकार मिला था। दूसरा, अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतीय विधान परिषद में संसदीय वातावरण को जन्म दिया।
अगला क्वेश्चन है श्वेत पत्र का आशय बताइए, व्हाइट पेपर। तो श्वेत पत्र का आशय है किसी समस्या, घटना या स्थिति के संबंध में समस्त तथ्यों एवं जानकारियों को एक ही स्थान पर प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम की कुछ 4 विशेषताएं बताइए। तो अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, भारत परिषद का अंत। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? उत्तर है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। अगला है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करने के लिए कितनी सूचियां बनाई गई थी? नाम बताइए। तो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों में शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ के निर्माण के साथ क्या शर्त थी? तो संघ में शामिल होने की इच्छुक प्रत्येक देशी रियासत को एक प्रवेश प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे, जिसमें उन शर्तों का उल्लेख किया जाता था जिन शर्तों पर वह रियासत संघ में शामिल होना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है पंडित नेहरू ने किस अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे दासता का घोषणा पत्र कहा था? तो पंडित नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए उसे दासता का घोषणा पत्र कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के कोई 2 दोष बताइए। तो पहला है दोषपूर्ण संघ, दूसरा प्रांतीय स्वशासन एक भ्रम। अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल के 2 प्रमुख स्वविवेकीय अधिकार बताइए। तो एक है संघीय विधानमंडल में भाषण देना, दूसरा संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को सम्राट की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के नाम और सदस्य संख्या बताइए। तो दोनों सदनों के नाम तो है राज्य परिषद और संघीय सभा। राज्य परिषद की सदस्य संख्या थी 260 और संघीय सभा की सदस्य संख्या थी 375। अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल के 2 विशेष उत्तरदायित्व बताइए। तो पहला है संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग में शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना और संघीय शासन की आर्थिक स्थिरता एवं साख की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल की 2 असाधारण शक्तियां बताइए। पहला है अध्यादेश जारी करना, दूसरा है संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय गवर्नर की 2 स्वविवेकीय शक्तियां बताइए। तो पहला है मंत्रियों की नियुक्ति करना तथा उन्हें पद से हटाना, दूसरा प्रांतीय विधानमंडल की बैठक बुलाना, स्थगित करना और उन्हें विघटित करना। और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है प्रांतों को केंद्रीय हस्तक्षेप के बिना अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार प्राप्त होना तथा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना को ही प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतीय स्वशासन कहा जाता है। भारत में मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो भारत में मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा की गई थी और 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते आप, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।